हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेम का यूनिट सेकंड का टॉपिक है। थर्ड सेम यूनिट सेकंड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है फिनॉल। ओके, नाउ इसमें हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट रहेगा हमारा कि फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है हमारा फिनॉल का, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन है या फिर कुछ भी ग्रुप इस पे ज्वाइन है इसके कार्बन्स पे, तो उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम फिनॉल्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। मेनली इसमें 4 तरीके से हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। 4 तरीके से हम इस पर प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में पूछता भी है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल्स का लिखिए। डायरेक्ट की क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एग्जाम में फिनॉल्स का लिखने के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंप्लीट एग्जाम पे से। और इसमें हम यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जैसे कि लास्ट ईयर से आप पेपर देखेंगे तो उसमें रिसोर्सिनॉल का पूछा गया है ना, सेरिसॉल का पूछा गया है। इससे स्ट्रक्चर में आगे बताऊंगा कैसे क्या है, बट समझ लो कि रिसोर्सिनॉल का, सेरिसॉल का, ऐसे कई सारे आपको कंपाउंड दे देगा। आप पूछेगा उसमें कि इसका यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ रिसोर्सिनॉल, यूजेस ऑफ सेरिसॉल। तो यूजेस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पर्पज से भी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भी। क्लियर है बात। ये था ओवरव्यू कि हमें इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। फर्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फिनॉल होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। ये होगी फर्स्ट चीज़ है। फर्स्ट चीज़ हमारी क्या होगी, इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे फिनॉल्स का। सेकंड इज नॉमेनक्लेचर, कि नॉमेनक्लेचर फिनॉल का कैसे कर सकते हैं। थर्ड इज मैथड ऑफ प्रिपरेशन, कि फिनॉल्स का हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के मेनली पढ़ेंगे। एंड देन यूजेस में सेरिसॉल, रेसिसोर्सिनॉल, एंड जितनी भी चीज़ें आएंगी इंपॉर्टेंट चीज़ हम सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कम्प्लीट एग्जाम। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। क्लियर? ओके, सो इन जनरल थिंग्स फिनॉल्स क्या है। फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। मैंने कहा था कि बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। जिसे नहीं पता है उसका लेक्चर नंबर देख ली, इसका पहला वाला फर्स्ट यूनिट का हकल्स रूल। इसमें मैंने बताया कि एरोमेटिसिटी कोई भी कंपाउंड कैसे शो करेगा, मतलब कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है। तो मैंने बताया था कि बेंजीन is a aromatic compound. So phenols are also the aromatic compounds because it contains a aromatic nucleus. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, this is a aromatic nucleus. Aromatic nucleus because benzene is a aromatic compound. Clear है? So phenols having a aromatic nucleus and OH group. This is a hydroxyl group. Hydroxyl group are attached to this aromatic nucleus. यहाँ पे attachment है. Okay, hydroxyl group directly attached to the aromatic nucleus, that is phenol. That is phenol. Clear? तो phenol क्या है, aromatic nucleus में डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसे हम फिनॉल कह रहे हैं। क्लियर है तिमाद? फिनॉल कह रहे हैं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है किसका, मोनो का। मोनो मतलब होता है सिंगल। मोनो मतलब होता है सिंगल। ओके, सिंगल। ओके, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। राइट, आई एम राइट ना, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर मैं किसी भी एरोमेटिक न्यूक्लियस पर 2 OH ग्रुप कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्लियर है? डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल हो जाएगा। अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर है? तो अगर हम इसकी बात करना चाहें कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, तो उसको हम मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स भी कह सकते हैं। इतनी मत क्लियर है? अगर मान लो किसी भी बेंजीन रिंग पे, किसी भी एरोमेटिक न्यूक्लियस पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। अगर बहुत सारे प्रेजेंट हैं
तो क्या हो जाएगा, पॉली हो जाएगा, पॉली हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करें फिनॉल्स की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं किसी भी एरोमेटिक न्यूक्लियस पे, तो हम फिनॉल्स को मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर है। ये थी हमारी जनरल बात। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर का। कोई भी सब्स्टिट्यूशन देखेंगे फिर उसका हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने 4-chloro-2-nitrophenols का। अब कैसे समझो, 4-chloro-2-nitrophenols मैं कह रहा हूं कैसे। ओके, दिस इज अ फिनॉल। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं खाली, तो ये फिनॉल है, इसको हटा दो, इसको एक्सक्लूड कर दो, इसको एक्सक्लूड कर दो, तो ये फिनॉल आपके पास बचा है ना, फिनॉल बचा। तो मैं कह रहा हूं कि 4-chloro-2-nitrophenols, हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, बिकॉज एरोमेटिक न्यूक्लियस में 6 कार्बन है, तो 6 नंबर है। यहाँ पे मैंने OH स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 हो गए। तो 4 पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4-chloro। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 1 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2-nitro। देन यहाँ पे पूरी रिंग क्या है, फिनॉल की है, तो 4-chloro-2-nitrophenols। ये था इसका नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज, ये देखो यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं 1 2 3 पे प्रेजेंट है क्लोरीन एंड 5 पे प्रेजेंट है क्लोरीन, दिख रहा है ना। 3 एंड 5 पे हमारा क्लोरीन प्रेजेंट है, ये रहा 3 एंड 5। तो हम लिख सकते हैं 3,5 ऐसे, 3,5 डाईक्लोरो। डाई किस क्यों लगाया, क्योंकि 2 क्लोरीन ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, तो डाईक्लोरो एंड फिनॉल। क्लियर है बात, 2 एग्जांपल क्लियर। एक मैंने बताया 4-chloro-2-nitrophenols का, एंड सेकंड बताया मैंने 3,5 डाईक्लोरोफिनॉल का। क्लियर। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब समझो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिखे हैं, जैसे कि सेरासोल मैंने लिखा है, नेफ्थॉल लिखा है, उसके रिसोर्सिनॉल लिखा है। समझना इस बात को, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ बताऊंगा, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान सुनना। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो थर्ड वाला, ओके, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। ये यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगे हैं, ये OH ग्रुप प्रेजेंट है और ये सेकंड है, ठीक है। 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक पैरा पोजीशन पे है, एक मेटा पोजीशन पे है। बेंजीन रिंग की अगर बात करते हैं हम, बेंजीन रिंग की बात करते हैं, तो ये पैरा पोजीशन होती है, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, और ये फिर से पैरा होता है, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे कंपाउंड को हम रिसोर्सिनॉल कहते हैं, रिसोर्सिनॉल कहते हैं। मैंने स्टार इसलिए बनाया यहाँ पे क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, इसका मैं आगे यूज बताऊंगा कि रिसोर्सिनॉल का यूज क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 10 नंबर में पूछ लेता है, मतलब क्वेश्चन के पार्ट में, ठीक है। रिसोर्सिनॉल स्टार बनाया मैंने, इसलिए स्टार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने बताया कि बेंजीन रिंग पे अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक पैरा पोजीशन पे है, दूसरा मेटा पोजीशन पे है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, रिसोर्सिनॉल कहलाएगा। इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सिनॉल। क्लियर। नाउ थर्ड इज, यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर है बेंजीन पे, एक पैरा पोजीशन पे, दोनों पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। इट ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर फिनॉल्स। क्लियर। एग्जाम्पल्स के सहित इसका स्ट्रक्चर याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों ही पैरा पोजीशंस पे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रोक्विनोन। क्लियर। थर्ड इज यहाँ पे इसके पैरा पोजीशंस पे CH3 प्रेजेंट है और एक पे OH प्रेजेंट है, तो इसे हम कह रहे हैं पैरासेरसोल, पैरासेरसोल। अब इसको समझना है, यहाँ पे मैं पैरा क्यों कह रहा हूँ, वाई। यहाँ पे देखो पैरा पोजीशंस पे सेरसोल प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे
पैरा पोजीशन पे सारी चीज़ें प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो OH भी पैरा पोजीशन पे है और CH3 भी पैरा पोजीशंस पे है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे CH3 को कंसीडर नहीं करेंगे। CH3 रिवॉल्व करेगा तो मेटा और पैरा चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे OH को कंसीडर करेंगे। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लो दिस इज बेंजीन रिंग और ये CH3 एज जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक, मान लो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ OH। यहाँ पे मैंने OH ऐड कर दिया तो ये मेटा पोजीशन पे आया ना। ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। मैंने बता दिया था पहले, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे मेटा सेरेसोल। मेटा सेरेसोल। ऐसे ही अब एग्जांपल लूँ मैं, ये हो गया बेंजीन रिंग। अगर यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसे कहेंगे ऑर्थो सेरेसोल। क्लियर है? इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टू से। पैरा, मेटा एंड ऑर्थो तीन प्रेजेंट है यहाँ पे, पैरा सेरेसोल, मेटा सेरेसोल एंड ऑर्थो सेरेसोल। क्लियर? ओके। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लास्ट ईयर आ चुका है, नेफ्थॉल का, अल्फा नेफ्थॉल का ही लास्ट ईयर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेफ्थलीन की रिंग आपने देखी होगी, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है। नेफ्थलीन की रिंग कुछ इस तरह से होती है। ये नेफ्थलीन की रिंग है, यहाँ पे OH लग गया तो इसे हम कह रहे हैं अल्फा नेफ्थॉल, मतलब 1 नेफ्थॉल। यहाँ पे नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, पोजीशन नंबर फर्स्ट पे प्रेजेंट है। इसी फिगर में बता देता हूँ मैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका कहाँ प्रेजेंट है, पोजीशन नंबर फर्स्ट प्रेजेंट है। तो पोजीशन नंबर फर्स्ट प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं इसे L1 नेफ्थॉल, या कह सकते हैं अल्फा नेफ्थॉल। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा से, तो इसलिए कहते हैं इसे अल्फा नेफ्थॉल। क्लियर है? अल्फा नेफ्थॉल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ नेफ्थॉल के बारे में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अगर अल्फा नेफ्थॉल की हम बात कर रहे हैं, इसको हम अल्फा नेफ्थॉल को अगर हम डिसॉल्व कर दें किसमें, एथेनॉल में। अगर हम अल्फा नेफ्थॉल को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, एथेनॉल में, तो एक कहलाता है मॉलिश रीएजेंट क्या किस काम में आता है, कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को चेक करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को चेक करने के लिए मॉलिश रीएजेंट यूज होता है। आप फार्माकोग्नोसी में से पढ़ोगे, फार्माकोग्नोसी में आगे पढ़ोगे कि मॉलिश रीएजेंट हम क्यों यूज करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी में इसकी स्टडी करते हैं कि अल्कलॉइड्स के लिए कौन से रिएजेंट्स यूज होंगे, कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के लिए क्यों यूज होंगे, क्या यूज होंगे। तो ऐसे करके हम कई सारे पढ़ते हैं। तो मॉलिश रिएजेंट किस में यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट के टेस्टिंग में यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्टिंग में हम मॉलिश रिएजेंट यूज करते हैं। तो अल्फा नेफ्थॉल प्लस एथेनॉल will give what, molish reagent which is used in testing of carbohydrates. Clear? Now ये था नंबर फर्स्ट पॉइंट, इसे नोट कर लो कहीं पे। सेकेंड पॉइंट बताता हूँ मैं, नोट कर लो इसे। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर अल्फा नेफ्थॉल को हम या 1 नेफ्थॉल को हम सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ ऐड करते हैं तो ये हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, किसे डिटेक्ट करने में, आर्जिनिन को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। अल्फा नेफ्थॉल प्लस सोडियम हाइपोब्रोमाइड, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट आर्जिनिन। क्लियर? ये पॉइंट नंबर सेकंड है, इसे भी नोट कर लो इसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर अल्फा नेफ्थॉल को हम KOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो ये डिटेक्ट करता है ब्रेकडाउन ऑफ
breakdown of glucose into acetoin. अगर हम अल्फा नेफ्थॉल के साथ KOH सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिटेक्ट करता है किसे? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को डिटेक्ट करता है। ग्लूकोज किस में ब्रेक हो रहा है? यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है किसमें? एसीटोइन में। एसीटोइन एक्चुअली में क्या होता है? एसीटोइन एक एसेंशियल सोर्स है किसका? बैक्टीरिया का एसेंशियल सोर्स है, मतलब एनर्जी का एसेंशियल सोर्स है किसमें? बैक्टीरिया के लिए। एसीटोन इज द मोस्ट एसेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर द बैक्टीरिया। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एसीटोइन में होता है। इस चीज को डिटेक्ट करता है कौन? अल्फा नेफ्थॉल प्लस KOH सोल्यूशन। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3। इसे भी नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आगे चलूंगा। यहाँ पे आपका नॉमेनक्लेचर खत्म होता है। नॉमेनक्लेचर में थोड़ी जनरल चीजें बताएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होता जाएगा, आपको उस तरह से नाम बताते चलना है। बहुत ही इजी है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपका आंसर दे दूंगा। क्लियर है? ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैंने कहा था इसको मैं 4 टाइप से बताऊंगा। 4 टाइप से मेथड ऑफ प्रिपरेशन को मैं 4 टाइप से बताऊंगा। क्लियर? फर्स्ट इज फ्रॉम कोल तार से कैसे हम फिनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो द मिडिल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ द कोल तार, अगर कोल तार का मिडिल ऑयल फ्रैक्शन नहीं, उसमें फिनॉल्स एंड सेरोसॉल होता है। मिडिल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल तार हैविंग अ सेरोसॉल एंड फिनॉल, ये एडिशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, द फ्रैक्शन इज ट्रीटेड विद अल्कली। इस फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन है फिनॉल का एंड सेरोसॉल का, मान लो हम फ्रैक्शन ले रहे हैं 1:1 का, ये 1:1 के प्रेजेंस में एज इट इज प्रेजेंट है। तो इस फ्रैक्शन को हम ट्रीट करेंगे किससे? एल्कली से। एल्कली से ट्रीट करने के बाद क्या करेंगे कि अल्कलाइन लेयर, जिसकी फिनॉल और प्लस सेरोसॉल की अल्कलाइन लेयर होगी, वो सेपरेट हो जाएगी एंड CO2 इसमें से बबल करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्रैक्शन इज ट्रीटेड विद अल्कली, द अल्कलाइन लेयर इज सेपरेटेड एंड CO2 इज बबल्ड थ्रू इट। अल्कलाइन लेयर क्या हो जाएगी? मान लो ऐसे करके पूरा फिनॉल प्लस सेरोसॉल यहाँ प्रेजेंट था, फिनॉल प्लस सेरोसॉल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने इसमें क्या ऐड किया? अल्कली ऐड कर दिया। अल्कली जैसे ही ऐड किया तो इसमें जो अल्कलाइन लेयर थी, मान लो ऐसे अल्कलाइन लेयर है, दिस इज द अल्कलाइन लेयर, ये हो जाएगी सेपरेट, और इसमें से क्या होगा? ऐसे से CO2 इवॉल्व होते चला जाएगा। CO2 जैसे ही इवॉल्व होने लगेगा और अल्कलाइन लेयर सेपरेट हो चुकी होगी, तो इसमें से मिक्सचर ऑफ फिनॉल को हम सेपरेट आउट कर लेंगे। एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम फिनॉल को अलग कर देंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। आप जब डिस्टिलेशन पढ़ोगे, इसमें स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ोगे, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ोगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये प्रोसेस कैसे चलती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अभी यहाँ समझ लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से हम फिनॉल को एट लास्ट क्लियर आउट कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर पाते हैं। क्लियर है? फिनॉल एंड सेरोसॉल का मिडिल ऑयल फ्रैक्शन है, उसको हमने अल्कली से ट्रीट किया। अल्कली से ट्रीट करने के बाद उसकी अल्कलाइन लेयर सेपरेट आउट हो गई और इसमें से CO2 ऐसे इवॉल्व होने लगा। CO2 ऐसे ही इवॉल्व होने लगा तो फिनॉल सामने सेपरेट आउट कर लिया उसका मिक्सचर। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हमें फिनॉल अल्टीमेटली लास्ट में मिल गया। ये था जनरल प्रिपरेशन फ्रॉम कोल तार। सेकेंड हम पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर नोट्स ले लेना टेलीग्राम से। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉम एरल हैल्डिहाइड। तो इसमें हम लेते हैं क्या? ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कराते हैं अंडर हीट। ये जो साइन देख रहे हो ट्रायंगल का, ये हीट का साइन होता है। तो हीट के साथ, तो अंडर प्रेशर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। अल्टीमेटली फिनॉल मिल जाएगा। रेड हो रहा है यहाँ पे को। ओके, मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। यहाँ पे था हमारा हीट,
यहाँ पे हमने हीट किया उसके अंडर प्रेशर के साथ, मान लो 110 डिग्री 110 ATM पे कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रेशर पे कर रहे हैं, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है, फिनॉल मिल जाता है। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो फ्रॉम एल्डिहाइड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसी से हम प्रिपरेशन करते हैं किसका, फिनॉल का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इंडस्ट्रियल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड इज आता है रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद NaOH। ये क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका हम रिएक्शन करते हैं 10% NaOH के साथ एंड 300 डिग्री सेल्सियस के साथ। 10% NaOH प्लस 300 डिग्री सेल्सियस का रिएक्शन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब O- अलग हो जाएगा, N प्लस Na+ अलग हो चुका होगा, मतलब क्या है कि आयनिक फॉर्म में आ गया होगा। ये क्या है, आयनिक फॉर्म है, आयनिक फॉर्म में आ गया होगा। ये क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका रिएक्शन हमने किया 10% NaOH के साथ एंड 300 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट किया, उसके बाद हमें आयनिक फॉर्म मिला इस स्ट्रक्चर का। फिर इसको HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करके हमें फिनॉल प्लस NaCl, NaCl क्या है, बाई प्रोडक्ट है हमारा, NaCl इज अ बाई प्रोडक्ट, तो फिनॉल हमें एज इट इज मिल गया और NaCl बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकल गया। ये था थर्ड। तीन बहुत ही मोस्ट कॉमन है, चलता रहता है एज इट इज, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ईजी है कि आप इसे लर्न करके लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ पढ़ेंगे फ्रॉम एरल डाइएजोनियम साल्ट। इसको थोड़ा समझना, फ्रॉम एरल डाइएजोनियम साल्ट। एरल डाइएजोनियम साल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन फ्रॉम एरल अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। पहले हम एरल डाइएजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन करते हैं, एरल डाइएजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन करते हैं कैसे, एरल अमीन्स है, दिस इज अ एरल अमीन्स, यहाँ पे NH2 लगा है ना, NH2 मीन्स अमीन्स, NH2 मीन्स अमीन्स, तो अमीन है ये, एरल अमीन है, इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं, HNO2, HNO2 इज ए नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्लस इसमें NaNO2 है और HCl भी है। फिर हमें मिल रहा है एरल डाइएजोनियम साल्ट, दिस इज अ एरल डाइएजोनियम साल्ट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं N2+, ओके, इसे हम ऐसे लिखते हैं एरल डाइएजोनियम साल्ट। पहले हमने एरल डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन किया, उसके बाद उसको H2SO4 H2O और 100 डिग्री सेल्सियस में उसको रिएक्शन कराया, देन हमें मिला क्या, फिनॉल। फिनॉल ये क्या है, एरल डाइएजोनियम साल्ट है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एरल डाइएजोनियम साल्ट। क्लियर, ये था 4 मेथड प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही मोस्ट कॉमन है एंड इजी तरीके से। इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना तो टेलीग्राम से आपको पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा इजीली। ओके ओके, नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम यूजेस ऑफ फिनॉल्स। यूजेस ऑफ फिनॉल्स, तो पहले तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब मोस्ट कॉमन पॉइंट्स लिखे हैं। फिर उसके बाद में सेरोसोल, रिसोर्सिनॉल क्या होते हैं, उसका यूज़ क्या है, उस चीज़ पे जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेडिकल यूज़ है। मेडिकल यूज़, फिनॉल स्प्रे मोस्टली यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री में हम मोस्टली क्या करते हैं, फिनॉल्स का स्प्रे करते हैं। दे हैव अ एनेस्थेटिक, फिनॉल्स also having a anesthetic and analgesic combination which help in getting instant relief from allergy also। कोई भी एलर्जी है, आप फिनॉल्स का यूज़ कर लेते हो तो उसमें आपको एस्थेटिक एंड एनालिसिक इफेक्ट देखने को मिलता है, वो एलर्जी से इंस्टेंट रिलीफ आपको देने के हेल्पफुल होता है। थर्ड पॉइंट इज फिनॉल स्प्रेज आर वर्क वेरी वेल इन पेनफुल एंड इरिटेबल कंडीशंस एंड इरिटेटिंग एरियाज ऑल्सो। कोई दर्द हो रहा है आपको या फिर इरिटेटिंग एरियाज हैं, मतलब कि जितनी भी आपकी ड्रग्स आती हैं चाहे वो मलने वाली हो, उसमें फिनॉल कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है हमेशा। तो फिनॉल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल यूज, ओके, पेनफुल एंड इरिटेटिंग एरियाज। क्लियर। सेकंड इज प्लास्टिक इंडस्ट्री। 2/3 ऑफ टोटल फिनॉल्स इज यूज इन प्रिपेयरिंग रिएजेंट्स। हम मोस्टली रिएजेंट्स का फॉर्मेशन करने के लिए हम फिनॉल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अल्फा नेथॉल का मॉलिश रिएजेंट बनाने में यूज़ किया था। तो हम 2/3 ऑफ टोटल फिनॉल्स यूज़ कर रहे हैं किसमें, रिएजेंट्स का प्रिपरेशन करने के लिए। तो रिएजेंट्स आर यूज इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। वो रिएजेंट किस में काम आएंगे, हमें प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम आएंगे। क्लियर। कुछ नोट पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, समझना। फिनॉल्स आर यूज टू
ट्रीट सोर थ्रोट. ओके, फिनॉल्स आर यूज टू ट्रीट सोर थ्रोट. आपका जब गला सोर हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए फिनॉल्स का हम यूज़ करते हैं. कोई भी आप दवा खाते हो उसमें फिनॉल जरूर मिला होता है. अब ये नहीं डायरेक्ट फिनॉल पी लो, इट्स हार्मफुल. तो फिनॉल का हम डायरेक्ट नहीं पी लेते हैं, बट हाँ हम मेडिकल यूज ड्रग के साथ एज अ एक्सिपिएंट हम यूज़ कर सकते हैं फिनॉल का. मतलब एपीआई की तरह काम करेगा, अपना एक्शन शो करेगा, बट इसका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर लेते हैं. हम डायरेक्ट उठाएं फिनॉल और पी लिए, ऐसा नहीं होता है. तो हम सोर थ्रोट में फिनॉल्स का यूज़ करेंगे बट डायरेक्ट नहीं. तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड इन द फार्मा इंडस्ट्री. तो फार्मा इंडस्ट्री में इसका पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का फॉर्मेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है, ये था फिनॉल्स के बारे में कुछ जनरल बातें. कैसे हम फिनॉल्स का यूज़ कर सकते हैं इरिटेटिंग में, पेनफुल कंडीशंस में, सोर थ्रोट में. ठीक है, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी शोर लग रही होगी, ओके, बट फिनॉल में नहीं लूँगा. तो सोर थ्रोट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी चीज़ें हैं फिनॉल्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे मेनली सेरोसोल एंड रिसोर्सिनॉल का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा. यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, क्योंकि ये लास्ट ईयर से पूछा जा चुका है. सेरोसोल पूछा जा चुका है, रिसोर्सिनॉल पूछा जा चुका है. सारी चीज़ें हम लास्ट ईयर्स पे क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगी. तो लास्ट ईयर एग्जाम्पल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सेरोसोल का हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिकर्सर और सिंथेटिक इंटरमीडिएट टू अदर कंपाउंड एंड मटेरियल्स, प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड एंड डाइज में इसका हम यूज़ करते हैं सेरोसोल का. ठीक है, सेरोसोल का प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हम सेरोसोल का यूज़ प्रिकर्सर की तरह कर रहे हैं, तो कोई भी रिएक्शंस अगर हो रही है, मान लो कि ये प्रोडक्ट हमारा और इससे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो ये एज अ प्रिकर्सर की तरह यूज़ होगा. प्रिकर्सर की तरह मतलब इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देगा और स्मूथ बना देगा. तो सेरोसोल हम प्रिकर्सर की तरह यूज़ करते हैं, या फिर सिंथेटिक इंटरमीडिएट की तरह यूज़ कर सकते हैं अदर कंपाउंड के साथ, उसको फॉर्मेशन के लिए, प्लास्टिक पेस्टिसाइड डाइज का फॉर्मेशन के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं सेरोसोल का. दूसरी पॉइंट हमें लिखनी है रिसोर्सिनॉल की. रिसोर्सिनॉल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? रिसोर्सिनॉल का यूज़ हम एक्सटर्नली करते हैं. यूज्ड इन एक्सटर्नली, यूज्ड एक्सटर्नली कैसे? एज अ एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट. ठीक है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं. डिसइंफेक्टेंट, ओके. तो अगर किसी भी हम ऑइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि क्रॉनिक स्किन डिजीज पे काम कर रही है, कोई भी अगर ऑइंटमेंट है और वो किस पे काम कर रही है? क्रॉनिक स्किन डिजीज पे काम कर रही है, क्रॉनिक स्किन डिजीज पे काम कर रही है, तो उसमें ज़रूर 5 to 10% फिनॉल आपको देखने को मिलेगा. उसका कंटेंट पढ़ना, कभी भी आप ऑइंटमेंट लाते हैं तो उसमें कंटेंट लिखा होता है, कंटेंट. तो उसमें कंटेंट में देखना 5 to 10% हमेशा फिनॉल मिलेगा आपको. जब कोई भी क्रॉनिक स्किन डिजीज है तो उसमें 5 to 10% में फिनॉल देखने को मिलता है, बिकॉज इट हैज़ अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्राइटेरिया, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज. क्लियर? तो मैंने क्या कहा, फिनॉल डायरेक्ट नहीं पीना है, बिकॉज इसे 5 to 10% हम ड्रग के साथ यूज कर सकते हैं किसी भी डोजेस फॉर्म में. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इसे नोट करना है, नोट कर लो. सेकेंड पॉइंट इसमें है कि हम फिनॉल्स का यूज़ गैस्ट्रिक अल्सर में भी करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर में भी करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए. और इसमें अगर लार्ज डोज में इसे ले लिया जाए तो ये पॉइजन कॉजिंग पॉइजन की तरह काम कर सकता है अगर लार्ज डोज में हमें इस फिनॉल का हमने इंजेक्शन कर लिया. तो रिसोर्सिनॉल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, रिसोर्सिनॉल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. इसे थोड़ा डिटेल में मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं. बाकी लेक्चर आपको पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो भी पढ़ सकें. और बाकी चीज़ें क्लियर हैं? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. बाकी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है इसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड इंट्रोडक्शंस, सारी चीज़ें क्लियर हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे पढ़ेंगे हम, इसमें बचा है क्या कि इसकी एसिडिटी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब कि फिनॉल्स की एसिडिटी हम कैसे कंसीडर करके चलते हैं कि उसका मतलब फिनॉल क्यों एसिडिक है, या फिर एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो कर सकता है. ओके, एंड इसका इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मान लो कि फिनॉल है,
फिनॉल है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इन दोनों का क्या इफेक्ट पड़ेगा फिनॉल्स पे जब ये सब्स्टिट्यूशन की तरह सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेंगे, तो इस पे फिनॉल्स पे के फंक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर कंप्लीट एग्जाम, जीपैड, नाइपर एंड अदर थिंग्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी फिनॉल्स के साथ। हम पढ़ेंगे उसमें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, और एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स को हम कैसे डिफाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।